जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आपका भी 7 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है तो आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में 4 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, जिनमें से केवल आपको 3 को ही याद करना होगा और मैं इसको आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से, एकदम इसका अर्थ सहित याद करवाऊंगा। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें याद करना पड़ेगा, नहीं, वीडियो देखते देखते याद करवा दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिख कराना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से एग्जाम की कॉपी पर लिखना नहीं आता। एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण सेंट्रल आइडिया का एक नंबर काट लिया जाता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की काफी शानदार तैयारी इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी, एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपका क्लास 10th के पोएट्री वाले चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आपका है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया यही है सबसे अधिक, ठीक है ना। डस्ट ऑफ स्नो से सबसे अधिक पूछा जाता है, यानी कि इसका अर्थ है, डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है कि बर्फ के कण, ठीक है ना, बर्फ के कण। तो देखो, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण इज अ ब्यूटीफुल पोएम, एक सुंदर कविता है, रिटेन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पोएम, द पोएम एक्सप्रेस, यानी कि वह पोएम बताती है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड, कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारे मूड को चेंज कर देती है। हमारे मूड मतलब क्या होता है, मन को चेंज कर देती है, ठीक वही बात कर रहा है। द पोएट हैज मेंशनड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम, यानी कि द पोएट हैज मेंशनड, यानी कि पोएट ने, मेंशन आप नहीं करते हो, इंस्टा पर मेंशन करते हो, तो वही इस पोएट ने क्या किया है, इस पोएम में क्रो यानी कि कौआ और हेमलॉक यानी कि धतूरे के पेड़ को मेंशन किया है, ठीक है ना, यानी कि व्याख्या किया है, जोड़ा है, ठीक। द वे ए क्रो शेक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, यानी कि जब एक कौआ रास्ते से जाता है और पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि पेड़ के ऊपर जब बैठ कर वो डस्ट ऑफ स्नो हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो उसके शरीर पर गिरते हैं, पोएट के शरीर पर। तो वही कह रहा है कि द वे ए क्रो शेक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जब एक कौआ रास्ते से जा रहा होता है और वह बर्फ के कण पोएट पर गिराता है तो पोएट इंस्पायर्स, तो पोएट जो है प्रेरित होता है, एंड गिव्स हिम एन आइडिया, और उसे एक विचार देता है कि टू शेक ऑफ डिस्पेटिव थॉट्स, कि ऐसे अवसादग्रस्त विचारों से तुम दूर हो, बिकम चीयरफुल, खुश हो, और डू समथिंग यूजफुल, और तुम कुछ उपयोगी करो। मतलब कि ये कौवे को ये कह रहा ना कि कौवा देख रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई खड़ा है, तबे जाके वो पेड़वा को हिलाया है, तो उसीलिए कह रहा नहीं होता है कि कोई बेमतलब का झूठ से झगड़ा करता है, झूठ से झगड़ा आपने सुना होगा, तो उसीलिए कह रहा है कि ना कोई कहता है कि अरे कुछ उपयोगी करो, कुछ अलग करो, क्या बेमतलब का करे हो। तो वही कौवा बेमतलब का काम किया था, तो वही पोएटवा तो बता दिया कि कुछ उपयोगी करो, कुछ अलग सोचो। तो बस यही चीज़ तो लिख देना है आसान तरीके से। अब देखो, पोएट का नाम लिख देना है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अभी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के कॉपी पर कैसे लिखना है, समझो, एकदम मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखो, अर्थ सही समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक एक को तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा। देखो, फायर एंड आइस का है, तो द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि जो पोएम है, फायर मतलब आग एंड आइस मतलब बर्फ, इज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लिश में काफ़ी कविताएं लिखे हैं, तो याद रखिएगा। द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर, यानी कि जो पोएट हैं फायर को डिजायर से तुलना करते हैं, यानी कि डिजायर मतलब क्या होता है, डिजायर मतलब होता है कि भाई इच्छा से तुलना कर देते हैं, ठीक है ना। और आइस विथ हेटर्ड, और जो बर्फ है उसको घृणा से तुलना करते हैं, ठीक। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड, ये दोनों हैं, ये इच्छा और घृणा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इफ़ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हम इसे बढ़ने से नहीं रोकते हैं, द वर्ल्ड विल पेरिश, तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग्स, हमें ये जो इच्छाएं हैं इसको ख़त्म करना होगा, ये घृणा को ख़त्म करना होगा, और लव आवर फेलो बीइंग्स, और हमारे जो भी आसपास के हैं, जो हमारे अपने हैं, उनसे प्रेम करना होगा। इस बात में पोएट ये कह रहा है कि नहीं, आप एक कार लेकर चले आओ तो आपके पड़ोसिया जलने लगेंगे, घृणा होने लगा उनको। तो वही चीज़ बता रहा है कि ये सब चीज़ ना संसार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर इस सब चीज़ को नहीं रोका गया तो भाई संसार नष्ट हो जाएगा। कभी आपका पटीदारवा कार लेके आया तो फिर आपको जलन हो जाए, तो फिर इसी में तो आप लोग रह जाओगे। तो अगर इसे मतलब आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो ये तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि हमें इन सबको रोकना होगा, और अपने जो भी हैं आप और आपके पटीदारवा में प्रेम भाव रहे,
कोई किसी से जले ना, बस वही कविता कह रही है। कविता का मेन सार यही है, वही तो लिखा जाता है भाई सेंट्रल आइडिया में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएंगे इसके भी। काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़े से अच्छे हो पढ़ने में। तो देखो, टाइगर इन द जू, मतलब इस कविता में पोएट जो बताया है उसी चीज़ के बारे में तो बता देना है मेरे भाई। पोएट क्या बताएं? पोएट बताए ना कि जू में एक छोटे से घर में टाइगर को रखना कितना घृणनीय अपराध है, उसी चीज़ को इस बारे में बता देना इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से। देखो, द पोएम ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस। पहला वर्ड तो ये हमेशा ये आपको लिखना ही लिखना है, किसी भी सेंट्रल आइडिया में ये चीज़ लिखना है। तो देखो, द पोएम ए टाइगर इन द जू, द पोएम यानी कि पोएम ए टाइगर इन द जू, ये कंपोज किया गया है, लिखा गया है किसके द्वारा? तो लेस्ली नॉरिस के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो, द पोएट वांट टू कन्वे दैट, यानी कि पोएट बताना चाहता है इज क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन अ स्मॉल सेल ऑफ जू, कि ये घृणा, क्रूअल मतलब निर्दयता है कि एक छोटे से घर में, एक छोटे से जू में, मतलब जिसको कब्जा बोलते हैं, उसमें जानवरों को रखना ये घृणनीय अपराध है, ठीक है ना। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटल, मतलब उन जानवरों के नेचुरल हैबिटल से, जैसे मान लो कि तोता है तो वो नेचुरल हैबिटल में रहता है, उड़ता है, कहीं घूमता है, कहीं जाके खेलता है। अब उसको आप एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दो, तो यही बात बता रहा है पोएट कि उनके नेचुरल हैबिटल से दूर करके उनको एक छोटे से पिंजरे में कैद कर देना ये घृणनीय अपराध है। दे फील एंग्री, वो क्रोधित महसूस करते हैं, वो आपको देखने में लगता होगा कि खुश रहते हैं, क्रोधित महसूस करते हैं। हेल्पलेस फील करते हैं, अनहैप्पी एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट, और अनहैप्पी महसूस करते हैं और रिमेंबर करते हैं, अपनी याद करते हैं कि हम कैसा जीवन हम फॉरेस्ट में बिता रहे थे और हम कहाँ पर आ गए। जैसे कि आपने छोटे क्लास में एक पढ़ा होगा, दो तोते रहते थे, तो एक तोता को क्या था कि पिंजरे में कैद कर दिया गया था और एक उड़ रहा था, तो दोनों तोता का मुलाकात हुआ एक दिन, तो कह रहा था कि तोतवा जो पिंजरे में कैद था कि हमें तो भाई सब समय से भोजन खाना मिल जाता है, तो तुम्हें तो परिश्रम करना होता होगा, जो उड़ता था उसको। तो कह रहा उड़ने वाला तोतवा कि अरे तुम्हारा तो पूरा ज़िंदगी चौपट हो गया, क्योंकि तुम एक इतनी दुनिया में ही रह रहे हो, हम पूरा दुनिया देख रहे हैं। तो भाई एक जानवरों को एक छोटे से जू में, एक स्मॉल सेल में, मतलब जू में कैद करना घृणनीय अपराध है, ठीक। तो इसी पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से द ट्री पर भी, इन दिस पोएम द पोएट एडेनरीच शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि इस पोएम में जो एडेनरीच पोएट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि मैन और नेचर, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में विभेद बता रहे हैं कि क्या क्या अंतर है। Here a message is giving by her that a few trees in our homes cannot be called nature. वो यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि हमारे घर में दो चार कुछ गिने चुने ट्री नेचर नहीं बनाते हैं, जैसे आपके द्वार घर में होगा नहीं, दो चार गो, एगो आम के, एगो नीम के, एगो, यह कुल नेचर नहीं बनाएंगे। नेचर क्या होता है ये समझिए। द रियल नेचर इज आउटसाइड, यानी कि जो रियल नेचर है, वास्तविक प्रकृति है, वो आउटसाइड है, बाहर है, इन द जंगल और इन द माउंटेन्स, जो जंगल में है और माउंटेन्स के पास है, ठीक है ना। एंड दैट मैन ऑलरेडी डैमेज्ड अ लॉट, अब जानते हो कि मैन जंगलों को भी काट रहा है अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए। तो वही बात पोएट कह रहे हैं कि दैट मैन ऑलरेडी डैमेज्ड अ लॉट, जिसे मैन यानी कि मनुष्यों ने पहले से ही अत्यधिक डैमेज कर रखा है। इट इज़ ऑलमोस्ट इरेपरेबल लॉस, और ये जो लॉस हैं ये कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता, वही बता रहा है यहाँ पर। तो ये चार पोएम आपको तैयार कर लेने हैं। अब मैं बता दूं कि सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको बता दूं, पोएम भी मैं बता रखा हूँ, देख लीजिएगा वीडियो। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे लिखना है सेंट्रल आइडिया, तो देख लो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बना के आंसर नंबर, और देखो इस प्रकार से लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना मैं बताया उतना ही लिख देना। 4 से 5 लाइन में 3 नंबर का ही आता है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना राइटर ऑफ दिस पोएम, तो राइटर का नाम लिख देना, बाकी इतना ही आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और आपको कितनी अच्छी लगी वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।